हेलो, वेलकम बैक। हेलो, आज का टॉपिक देखूंगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज मशीन। ओके, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है ध्यान रखें। वो जो हमारा जनरलाइज्ड मशीन ऑफ ट्रांसफार्मर का एक जो टॉपिक था, अगर वैसा टॉपिक को भी पूछे तो उसमें आपको ये भी वीडियो ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसके कंटेंट भी आपको साथ में ऐड करने पड़ेंगे। ओके, ताकि थोड़ा लेंदी भी हो जाए। और ये सब ट्रांसफार्मर के हिस्से चल रहे हैं, मतलब कि जनरलाइज जो है आपका इंडक्शन मशीन कैसे ट्रांसफार्मर के तरीके से है, तो उसके बारे में ही डिस्कस करता है ये पूरा चीज। ओके, नाउ आइए सर, मैं देखता हूँ एक बार इसके बारे में। पहले इसके बारे में समझ लेता हूँ, एक बार छोटी सी बात समझता हूँ सर। ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर का एक रोटेटिंग हिस्सा है, एक रोटेटिंग हिस्सा है और एक स्टेशनरी हिस्सा है। एक है स्टेटर, एक है स्टेटर और नेक्स्ट है रोटर। आप इसको थ्री फेज सप्लाई देते हो, सपोज दैट। ओके, अगर मतलब स्टेटर पे आप दे रहे हो थ्री फेज, सिंगल फेज के बजाय मैं बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ एयर है, एयर के थ्रू आपका एयर पावर ट्रांसफर होता है और ये स्टेटर रोटर है। तो यहाँ पे देखना है कि एक एनर्जी यहाँ पे देना पड़ा। ओके, फिर इसमें अपना रिएक्टेंस होगा, इसका अपना R1 रेजिस्टेंस होगा प्राइमरी वाइंडिंग के लिए और X1 आपका रिएक्टेंस होगा। देन रोटर पे मिला तो रोटर का अपना रेजिस्टेंस होगा, रोटर का अपना रिएक्टेंस होगा। ओके, और एयर गैप से पावर ट्रांसफर हुआ तो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट्स होगा। सो इन सारे पैरामीटर के बारे में डिस्कस करना है। नाउ एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे सर आपको, कि यहाँ पे जो होगा शाफ्ट होगा, तो शाफ्ट को मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ होगा, तो इस शाफ्ट के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी होगी आपको कि शाफ्ट मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ वो किस फॉर्म में रहता है सर्किट के रूप में, सर्किट में। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पे करनी होगी। आइए सर, मैं यहाँ पे देखता हूँ। पहला ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी इंडक्शन मशीन के बारे में वही बात होती है। कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस इधर करिए या रिएक्टेंस इधर शो करिए, कोई दिक्कत इसका नहीं है। R1 X1 R0 X0, यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज V1। ओके, नाउ आपको पता है ऐसे कंडीशन में यहाँ की फ्रीक्वेंसी F, यहाँ की क्या फ्रीक्वेंसी होगी जी, F। तो F वाले सारी टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, तो ना यहाँ पे करंट क्या होगा I1, और यहाँ से क्या करंट जाएगा I1 डैश। दूसरी साइड रोटर वाला हिस्सा, अभी तो प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है ना, अभी सिर्फ ये स्टेटर वाला पार्ट हुआ है सर। स्टेटर वाला पार्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसको सप्लाई दोगे तो वहाँ पर उस वाइंडिंग का, स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, उसका रिएक्टेंस होगा, और उसमें आपका नो लोड कंपोनेंट होंगे X0 और आपका यहाँ पे होगा R0। ओके, अगर यहाँ मैं चर्चा कर दूं तो यहीं पे करंट जाएगा कौन सा, दो कम, एक तो आई म्यू जाएगा मैग्नेटाइजिंग और दूसरा जाएगा कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, जो मिलके कितना देगा सर, I0 देगा। नो, मैं यहां बात करूं अब सेकेंडरी साहब, रोटर की बात होगी तो रोटर पे इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा किसके फॉर्म में सर, E2, है ना। जो लास्ट टाइम हमने फेजर ड्रॉ किया था रोटर पे, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता ना, मुझे मैं एक नहीं दो वीडियो दिया था ताकि चीजें वो आराम से रोटर का क्लियर हो जाए। तो E2 वोल्टेज जो डेवलप हुआ उसके रास्ते में क्या था सर, रोटर का अपना रेजिस्टेंस होगा R2 था, रोटर का रिएक्टेंस होगा X2 था, और आपको पता है पावर का जो फाइनली ट्रांसफर होता है
वो यहां से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सेकेंडरी साइड का इनपुट वोल्टेज हो गया रोटर का जो दिखाते थे। ओके, ये यहाँ पे वैल्यू, लेकिन क्या होता था यहाँ पे बात करूँ तो सर यहाँ की जो वैल्यू हुआ करता था वो आपको पता है R2 इंटू 1 माइनस एस 1/s-1। ये मैकेनिकल पावर डेवलप था, ये क्या था मैकेनिकल पावर डेवलप। और ये जो एस आया था क्यों, क्योंकि सब में हमने क्या किया था, भागा दे के काट दिया था, सब में डिवाइड करके काट दिया था और हमारे पास R बच गए थे इस तरीके से टर्मिनोलॉजी में, है ना। और ये सेकेंडरी साइड का R2 रोटर करंट रह गया था। ओके, तो इस तरीके से ये कौन सा पैरामीटर है सर, ये कौन सा पैरामीटर है, तो ध्यान रखना यही तो था जो मैकेनिकल सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है। यही जो पावर है ये कौन सा पावर है सर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड टू शाफ्ट। ओके, यहाँ पे जो पावर शाफ्ट में डिलीवर होगा ये करंट से मल्टीप्लाई होके ये पावर गुना होके यही आपको देगा रोटर पे। ओके, तो इन सारी चीजों की चर्चा ऑलरेडी हो रखी थी। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट को बस ये देखा, प्राइमरी साइड को लिख दिया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी एफ ही होगी, प्राइमरी साइड को हमने लिख दिया और सेकेंडरी साइड को, एफ को इक्वल करने के लिए सारा पैरामीटर को सारे के साथ हमने क्या किया, छेड़छाड़ किया। नाउ आई म्यू और आई नॉट क्या है सर, आई म्यू और आई नॉट, आई म्यू नॉट के बारे में नो लोड करंट, ओके, आई नॉट नो लोड करंट, ये फुल लोड कंडीशन में करंट जो लोड पे जाएगा डिलीवर होगा वो। आई म्यू को क्या बोलेंगे सर, मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था पहले, मैग्नेटाइजिंग करंट, यहाँ कोर लॉस करंट, ओके, कोर लॉस कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो कि किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट को दिखाया जाता है। सो ये सेकेंडरी साइड वाला है, ये प्राइमरी साइड वाला है। नाउ अब दोनों को अगर मर्ज करा जाए, अभी तो ये एक सर्किट दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अब एक दूसरे को मर्ज करें यानी रेफर्ड किया जाए। अगर हम सेकेंडरी साइड के वैल्यू को प्राइमरी साइड रेफर करे जाए तो क्या होता है, नाउ all component refer secondary to primary। ओके सर, सेकेंडरी से प्राइमरी साइड अगर अपन रेफर कर दें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। तो इनकी जानकारी होनी चाहिए। रेफर्ड वैल्यू में आप देखिएगा सर यहाँ पे, ठीक है ना, रेफर्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्लियर ना। यहाँ पे मैं बात करूं तो रेफर करूं तो फिर से सर्किट ड्रॉ करिए, अब इन दोनों को ज्वाइंट करना पड़ेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएंगे जैसे डाटा रेफर्ड होता है। हालांकि इनका बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत सारा चीज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी तो हम रेफर्ड करके वैल्यू जोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, ओके। लेकिन इसकी कहानी बहुत ज्यादा है। नो लोड करंट चाहे फुल लोड हो या नो लोड हो, हमेशा नो लोड करंट जाते रहेगा ट्रांसफार्मर में। प्राइमरी साइड का इनपुट वोल्टेज है मोटर का। ना अगर इसको ज्वाइंट कर दूं मैं प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ, ना
कौन कौन से वैल्यू में चेंजेज आते हैं। R2 रेफर्ड होगा तो R2 डैश, और X2 रेफर्ड होगा तो X2 डैश, और ये वाला कंपोनेंट R2 1/s माइनस 1 ये रेफर्ड हो गया है ना, ये इसका कंपोनेंट का हो गया है मैकेनिकल पावर वाला। ये इसका हो गया ना। ओके, सो R2 डैश का मीनिंग क्या है और X2 डैश का मीनिंग क्या है। ये हुआ कि देखिए X2 को उधर था और इसको इधर लाना है, तो पता है क्यों इसको कैसे करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में करते हैं ना, कॉपर लॉस को इक्विवेलेंट करके। मान लो कि सपोज दैट इस रेजिस्टेंस में सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस कितना था, तो इसका करंट कुछ और था, इसका रेजिस्टेंस कुछ और था, तो कॉपर लॉस मैं कहता हूं 500। तो चाहे इसको रेफर प्राइमरी साइड में क्यों ना कर दूं, तो कॉपर लॉस 500 ही होना चाहिए उस रेजिस्टेंस में। तो अगर कॉपर लॉस 500 होना चाहिए तो इसका इस साइड का करंट अगर बदल गया और 500 पुराना है, तो यहां मान लिया करंट इस साइड सेकेंडरी साइड 500 किसके बराबर है, 100 करंट और 5 प्रतिरोध, 100 करंट और 5 प्रतिरोध मान लो मैं कहता हूं, तो 500 पूरा दिए, 2 का गुणनफल, हालांकि I² इंटू R पावर लॉस होता है। तो आप ये समझो सिर्फ कि 100 गुना 5 करके 500 पूरा है। अब इस साइड आओगे, जब इस साइड आओगे ना तब भी आपको 500 पुराना है, तो आपको पता है कि 100 इधर, तो जब इधर करंट 100 था तो इधर भी जरूरी नहीं है करंट 100 हो, तो इधर अगर करंट 50 हो गया तो प्रतिरोध अगर वही रख दूं मैं 5, तो 50 पंचे कितना हो गया 250, इसका मतलब शूट किया नहीं। सो अगर यहाँ पे करंट चेंज होता है प्राइमरी साइड तो रेजिस्टेंस को भी बदलना पड़ता है ताकि दोनों मिलके पावर कितना हो जाए 500, है ना। एक रफ डाटा से आपको बता रहा हूं, इस तरीके से कैलकुलेशन होके इक्विवेलेंट होता है। नो सिमिलरली ये R2 और X2 क्या है आपको बोलते हैं प्रतिरोध सेकेंडरी साइड का, लेकिन जैसे ही डैश लग गया वो रेफर टू प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड रेफर किया जाता है। नाउ X2 डाइस सेकेंडरी साइड रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ओके, आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से चीजें रेफर की जाती है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ओके, सो यहां पे क्या हो गया सर, ये भी क्या हमारा इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू स्टैटर साइड। ये किधर रेफर्ड हुआ, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू स्टैटर साइड। ओके, ये क्या हो गया इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू स्टैटर साइड। तो मैं इसके बारे में लिख सकता हूं इक्विवेलेंट सर्किट, आप लोग ऐसे मत लिखना, इसको फिगर कर देना, सपोज दैट फिगर 2 है। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू स्टैटर साइड। स्टैटर साइड रेफर किया गया, तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट है। नो इसमें अभी मैं ना और भी देखूंगा कि जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इतनी रात हो रही है ना, तकरीबन कितना बज गया 3 बज गया है ना, मॉर्निंग हो चुका है। आप लोगों के लिए फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए स्पेशली, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान बोलते हैं सर लेट हो जाते हो, लेट हो जाते हो। मैं कहता हूं कि आपके कोर्स तो अपने टाइम से ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना हैक्टिक होता है, इतना बिजी होता है, कभी अनअकैडमी, कभी खुद अपना, कभी उधर तो कभी इधर। सो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता। सो मैंने सोचा इधर की वक्त निकाल के रात में वीडियो बनाऊँ। अभी 2-3 दिन से मेरा टाइमिंग यही हो रहा है, 7-8 बजे 9 बजे 10:30 बजे अनअकैडमी क्लास खत्म होता है, उसके बाद लगातार मैं आपके लिए लगता हूँ। और कल तो 4:30 बज गया था मॉर्निंग, और अभी का टाइम हो गया मॉर्निंग के 3:08। ओके, सो
अगर आपके सर पे टारगेट होगा तो आप जरूर पूरा करने में लग जाते हो। तो ये सब चीज़ और इंटरेस्ट भी आने लगता है कि एक चीज़ लोड है जिनका होने का है, अभी वक्त कम है तो जरूर ख़त्म कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपके समय से एस्टिमेटेड टाइम से हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे आपके कोर्स को। ओके, चलिए सर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एक बार नोट डाउन कर लें आप लोग तब तक। अब इसी में आता है ना अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, वो क्या होता है उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए सर, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन सर्किट। कुछ भी नहीं है इसमें तो। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है समझिए, नाम से ही लगता है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। मतलब कि कह रहा है कि देखिए, चूंकि आपका जब लोडेड कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में ये वाला जो करंट होता है हमारा, ये वाला I1 डैश जो करंट होता है, ये इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है किसमें, सॉरी I1 डैश, इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है किससे, I0 से, है ना, I0 से बहुत ज्यादा होती है। एक चीज और, शायद इससे पहले वाले सर्किट में I1 डैश किया हो ना, तो I1 यहाँ पे, I1 डैश यहाँ पे है, ठीक है ना, I1 डैश यहाँ पे है। एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इस सर्किट में अप्रोक्सीमेशन, चूंकि देखिए ये जो लोडेड कंडीशन, जैसे नो लोड कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग करंट खाया, उसके बाद जो फुल लोड कंडीशन की बात होगी तो फुल लोड में मैक्सिमम पावर कौन डिलीवर खींचेगा सर, और लोड, चूंकि शाफ्ट पे अगर आपने लोड लिया है तो मैक्सिमम पावर खींचेगा, मतलब मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं ना कि I0 जो है वो बहुत कम रह जाता है किससे, I1 डैश से। I0 किससे कम रह जाता है, I1 डैश जो से बहुत कम हो जाता है I0। तो इस कंडीशन में कहते हैं इस सर्किट को आप ट्रांसफर करके यहां भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोला जाता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। मतलब समझिए मामला को, अब आपका आ गया ये चीज इधर, ओके, X0 R0 IW I0, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज V1। ओके, सो अब यहाँ पे ना इन दोनों को इक्विवेलेंट भी कर दिया जाता है, एक साथ भी लिख दिया जाता है तो कोई बात नहीं। यहाँ चाहे तो इसको लिखा जाता है X टोटल लिख दे और यहाँ पे R टोटल लिखा जा सकता है। अब क्या किया मैंने, कहता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्स मानिए कि I0 करंट जो होता है ना ये बहुत कम हो जाता है किसके तुलना में सर, I1 डैश की तुलना में। मतलब जो लोड
जैसे कैसे होता था, ध्यान समझिए, जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में था, जब फुल लोड कंडीशन होता है तो सेकेंडरी साइड इतना ज्यादा करंट खींचता है कि नो लोड करंट आपके I1 डैश के तुलना में बहुत कम हो जाता है, तो I0 को आप नेग्लिजिबल मानते हो I1 डैश की तुलना में। सो यही कहता है कि ये अगर हम ये सर्किट को माने कि फुल लोड कंडीशन में I1 डैश बहुत ज्यादा है किससे, I0 से, तो हम इस ब्रांच को यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। इसी को बोला जाता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सर्किट। इसी को बोला जाता है सर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सर्किट, जहां पे एक्स टोटल की बात करूं तो x1 प्लस x2 डैश, और इसी को बोला जाता है x01। इसी को क्या बोलते हैं सर, x01, प्राइमरी साइड का टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। ओके, नो आर टोटल जिसको बोलते हैं वहाँ प्राइमरी साइड का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं यानी R1 प्लस R2 डैश। ओके, तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सर्किट। और सर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट में क्या आता है, बोलता है कि चूंकि आप ये मानिए कि इतना ज्यादा करंट कम होता है तो एकदम इसको हटा ही दीजिए, नो लोड ब्रांच पैरामीटर को हटा दीजिए, शंट ब्रांच पैरामीटर, इसको शंट ब्रांच पैरामीटर भी बोलते हैं। सो इसी को हटा दीजिए, पूरा यहां से यहां खाली रहेगा। सो इसको बोलते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो यही इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस करता है। दूसरा टर्म आ जाता है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स माना जाता है इसलिए हटा दिया जाता है। अप्रोक्सीमेशन सर्किट, एकदम ये कुछ भी है ही नहीं, अब तो एकदम मामला ऐसा है, कुछ भी रखो ही मत। अप्लाइड V1, यहां का वैल्यू कर दो R1 प्लस R2 डैश, x1 प्लस x2 डैश, R2 डैश 1 माइनस 1। ओके, लो अब ये शंट ब्रांच नेग्लेक्टेड, शंट ब्रांच नेग्लेक्टेड, इसी को बोलते हैं सर क्या, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। शंट ब्रांच ही हटा दिया यहां से, शंट ब्रांच ही हटा दिया यहां से। ओके, सो ये अप्रोक्स वैल्यू है कि इस तरीके से आप कहते हो शंट ब्रांच हटा दिया आपने। सो इस ओवरऑल है ना कि किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट होता है, इनके बारे में चर्चा की जाए। अब ध्यान रखिए सर, अब मैं आपको सर बस इसमें कुछ लिखा है नहीं। अब देखो सर, अब ना इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होता है, नो डाउट है। अब I1 क्या होता है, प्राइमरी साइड का करंट, R0 क्या है, X1 क्या है, R0 क्या है, ये सब के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा, ऑलरेडी इन सब के बारे में डिस्कस कर रखा है। X0 शंट ब्रांच की रिएक्टेंस है, R0। अब इसको आप लोग लिखोगे, है ना, अभी नहीं कि नहीं लिख रहे हैं, तो ये सब चीजें कंपोनेंट को लिखोगे, है ना, इस सब के बारे में। R2 सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस है, ये मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड है जो शाफ्ट पे ट्रांसफर होता है। सो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करोगे तभी होगा। अब थोड़ा थोड़ा लिखने की आप लोग भी आदत डालिए, ठीक है ना, तभी चीजें सही रहेंगी, ठीक है, इनका ख्याल रखना है। चलिए, तो अप्रोक्सीमेशन हमने लगभग पूरा ही आप लोग के लिए कंप्लीट कर दिया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर कि हमारा पावर किस तरीके से डिलीवर होता है ना। एक सर्किट से यहाँ से पावर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और उससे आगे जाता है, और फिर उसमें लॉस कैसे होता है, उनकी चर्चाएं होंगी। और फिर एक सर्किट रहेगा एप्लीकेशंस, और एक वेक्टर्स वाला सर्किट। तो इन सब चीजों की भी मैं वीडियोस नेक्स्ट क्लास में देख लेता हूं, ठीक है। तो इन सब चीजों की चर्चा करिए, और कहीं ना कहीं नोट्स वगैरह के थ्रू भी आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। हालांकि नोट्स दे दूंगा तो उससे आप लोग लिख लेना इसके बारे में, लेकिन सर उसमें भी ये नहीं लिखा रहेगा, पर इन सब चीजों के बारे में आप लोग लिखेंगे। ये क्या है सर, R0 शंट ब्रांच के रेजिस्टेंस है, जिसको कोर लॉस कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को लिखेंगे। V1 सप्लाई वोल्टेज, R1 प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस, X1 प्राइमरी साइड रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस, सेकेंडरी साइड रिएक्टेंस, ये मैकेनिकल पावर डिलीवरी, ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। तो ये सब चीजों को आप लोग लिखोगे।
आई नॉट नो लोड करंट, है ना, इन सब चीज़ों को लिखेंगे। ओके बाय बाय।